हम लोग अभी काय चिकित्सा शुरू कर रहे हैं, तो काय चिकित्सा जब भी हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्त्रोतस का विचार करते हैं। स्त्रोतस जो है वह अपने आयुर्वेद का मूल है, क्योंकि जितने भी भाव पदार्थ होते हैं उनका परिगमन जो होता है, मतलब भाव पदार्थ का सर्कुलेशन जो होता है वह स्त्रोतस में ही होता है। तो हमें इस पे अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग स्त्रोतस को जान गए तो फिर हमें उसका मतलब हेतु, उसको दुष्टि होने के हेतु समझ जाएंगे, लक्षण समझ जाएंगे, और फिर चिकित्सा करना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए स्त्रोतस के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट बताऊंगा, और उसके बाद में हम लोग एक एक स्त्रोतस लेंगे और उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी व्याधि होती है तो हमें क्या क्या 5 घटक होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी होता है कि दोष क्या है। वात पित्त कफ अंशांश कल्पना से कैसे प्रकोपित हुआ है। जैसे वात का रुक्ष गुण बढ़ा है क्या, वायु का चल गुण बढ़ा है क्या, वायु का सूक्ष्म गुण बढ़ा हुआ है क्या, पित्त का उष्ण गुण बढ़ा है, तीक्ष्ण गुण बढ़ा है, द्रव गुण बढ़ा है, सर गुण बढ़ा है, क्या चीज बढ़ा हुआ है। उसी तरह से कफ का मंद गुण बढ़ा हुआ है, गुरु गुण बढ़ा है, स्निग्ध गुण बढ़ा है, क्या बढ़ा हुआ है। तो इसी तरह से दोष समझना बहुत जरूरी है और उनके अंशांश कल्पना समझना जरूरी है। उसके बाद में दुष्य, दुष्य जो है वो 7 धातु रहते हैं, 3 मल रहते हैं। तो रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, ये 7 धातु हो गए, और 3 दुष्य मल में हो गए, मल मूत्र स्वेद। तो दुष्य समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आम उत्पत्ति, क्योंकि ये व्याधि का घटक होता है। जब अग्निमंद हो जाते हैं तो उष्मण अल्प बलत्व धातु माध्यम पाचितम, मतलब आम उत्पत्ति होना और कितना मात्रा में हो रहा है, और वह भी स्थूल अग्नि के विकृति होने की वजह से हुआ है या सूक्ष्म अग्नि के जो धातुअग्नि और भूताग्नि लेवल तक आम उत्पत्ति हो रही है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आम, इसको जानना बहुत जरूरी है। फिर अग्नि मान्यता, अग्नि मान्यता कितना ज्यादा है, कितना लेवल पर है, और वो भी अग्नि मान्यता है तो कफ का डोमिनेंस है तो मंदाग्नि है क्या, फिर उसके बाद में पित्त का है तो तीक्ष्णाग्नि है क्या, उसके बाद में वायु का है तो विषमाग्नि है क्या। तो अग्नि मान्यता, उसका कितना व्यापकता बढ़ गया है शरीर में, स्थूल अग्नि के रूप में या सूक्ष्म अग्नि के रूप में, तो यह जानना जरूरी है। और पांचवा जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो स्त्रोतो विकृति, मतलब स्त्रोतस कहाँ विकृत हो गया है उसको जानना बहुत जरूरी है। अब हम जब स्तोत्रतो विकृति देखते हैं तो उस पर आ रहे हैं दोष दुष्य, ये तो हम लोग को मालूम है, आम मालूम है, अग्नि मालूम है। स्त्रोतस के बारे में बहुत चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि हर व्याधि में कोई ना कोई स्त्रोतस इन्वॉल्व रहता है। स्त्रोतस के बारे में अगर हम लोग चरक संहिता का स्त्रोतो विमान्य अध्याय देखेंगे तो उसमें ऐसा बताया है कि यावंता पुरुषे मूर्तिमंतो भावद विशेषा स्थावंत एवास्मिन स्त्रोतसम प्रकार विशेषा, मतलब जो मनुष्य के शरीर में जितने भी मूर्तिमान चीजें दिख रही हैं, जैसे रस धातु दिख रहा है, रक्त धातु दिख रहा है, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, वह सबके स्त्रोतस है। इस तरह से असंख्य स्त्रोतस है। अब बहुत सारे स्त्रोतसों का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। असंख्य स्त्रोतस में हो सकता है कि अश्रुव स्त्रोतस हो गया, स्तन्य स्त्रोतस हो गया, मतलब और सेर्बो स्पाइनल फ्लूइड निकल रहा है उसका स्त्रोतस हो गया। मतलब हर चीज का जो भी मूर्तिमंत चीजें हैं, जो भी सर्कुलेट हो रही हैं, उसका स्त्रोतस, इसको जानना बहुत जरूरी है। कान का जो मल है वह भी अब मल में हम 3 ही मानते हैं, मल मूत्र स्वेद, लेकिन कान का मल निकल रहा है, स्किन में से जो मल निकल रहा है वह, ये सब क्या है। तो ये सब ना स्त्रोतस, असंख्य स्त्रोतस इसलिए बता रहे हैं। इसलिए चरक संहिता में श्लोक बताया कि यावंतः पुरुषे मूर्तिवंत हो भावत विशेषा स्थावंत एवास्मिन स्त्रोतम प्रकार विशेषा, जितने मूर्तिमंत भाव हैं उतने ही स्त्रोतस हैं, उसको हमें समझना चाहिए। और इस पर आचार्यों ने बताया, लेकिन मेन मेन स्त्रोतस उन्होंने जो बताए हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो चीज नहीं बताई उस पर हम चर्चा नहीं करते, लेकिन वह भी पढ़ने और समझने के विषय है। उसी तरह से बता रहे हैं चरक संहिता में कि सर्वे ही भावा पुरुषे न अंतरिण स्त्रोतस्या भी निवर्तनते, मतलब जितने भी भाव हैं, भाव पदार्थ मतलब जो भी दिखने वाले चीज हैं, वो हमें वह सारे स्त्रोतसों के अंदर ही परिभ्रमण होते रहते हैं। क्षयम वाप्यथ्या भी गच्छन्ति, उनका क्षय भी होता है या वृद्धि भी होता है। जैसे कि कान में मल की उत्पत्ति ज्यादा हो रहा है, आंख से आंसू बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत सारी व्याधियां होती हैं, स्तन्य बहुत ज्यादा आ रहा है, ये सब क्या है। तो ये सारे भाव पदार्थ का वृद्धि का लक्षण है या क्षय का लक्षण है। स्त्रोतांशु खलु परिमाणम अपद्यमानानाम धातुनाम भवयन्ति भवत्यर्थेन, स्त्रोतों से जो परिणाम धातु होता है उन सब का अभिवाहिनी, मतलब उनका अभिवहन होता है। इस तरह से ये अर्थ लेना चाहिए। अब इस पर चक्रपाणी जी टीका बोलते हैं कि अब मूर्तिमंत असर्वगत द्रव परिमाणवंतः, मूर्तिमंत मतलब जो भी चीज स्थूल रूप से दिखाई दे रही है,
वह सारे, और द्रव्यों में परिमाण हो रहा है, उनमें द्रव्यों का परिमाण से हम उनको नाप सकते हैं। इतना जैसे हम लोगों ने देखा है कि ओज है वो कितना अंजलि प्रमाण है, रस कितना अंजलि प्रमाण है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है प्रमाण उस हिसाब से। तो मूर्तिमंत जितने भी भाव पदार्थ हैं वह सब कहाँ सर्कुलेट होते हैं, तो स्त्रोतों में सर्कुलेट होते हैं। उसी को हम मूर्त मंत इस तरह से शब्द बोला है। उसी तरह से भाव विशेषा ही उत्पत्ति मंतो विशेषा, भाव विशेष जिनकी उत्पत्ति होती है और नाश होता है, ये सारे भाव पदार्थ हैं। उसके बाद में बोल रहे हैं कि स्त्रोतशांत इत्यादि, ये सभी स्त्रोतों में परिभ्रमण करते हैं। उसी तरह से बोल रहे हैं कि परिणामम अपद्यमानानाम इति पूर्व पूर्व रसादि रूपतया परित्यागतो उत्तर उत्तर रक्तादि नाम रूपतामापद्यमानानाम, मतलब पूर्व पूर्व जो जो धातु हैं वह सब दूसरे दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। जैसे रस धातु है, रस धातु पहले रसव स्त्रोतस में जा रहा होता है, और रस धातु जब आहार रस के रूप में, पहले आहार रस बनता है फिर रस धातु बनता है, और फिर रस धातु से रक्त धातु, रंजक पित्त का कार्य होता है तो रस रंजनात्, रंजक पित्त का कार्य होता है तो वह रक्त धातु, तो पूर्व धातु से उत्तर धातु बनता है। यह सारा जो काम हो रहा है वो सर्कुलेट हो रहा है, वह कहाँ हो रहा है, तो ये सारा सर्कुलेशन स्त्रोतसों में हो रहा होता है। और ये इतना अच्छे से बताया है, इस पर मैं और चर्चा करूंगा। अभी मैं मेन चीज बताता हूँ, क्योंकि ना टीका पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो फिर मुझे ना कोई भी चीज इंटरेस्टिंग करके बताना है, शॉर्ट में बताना है, और जो आप लोग को सिंपली कैच हो, ऐसे समझ है। हम लोग प्रैक्टिशनर हैं, तो अभी मैं संहिता भी पढ़ा सकता हूँ, संहिता पढ़ाने के लिए बाद में कभी सूत्र स्थान पे करेंगे। मेन चीज जो है, अभी हमारे पास काय चिकित्सक जो लोग हैं, तो काय चिकित्सा में हम लोग को ये देखना पड़ता है दोष क्या है, दुष्य क्या है, फिर आम उत्पत्ति कितना हो रहा है, अग्निमान्यता कितना है, और स्त्रोतो विकृति कितना हो गया है। अब ये स्त्रोतो विकृति है, वह दो शब्द उसमें आ जाते हैं, एक होता है स्त्रोतो वैगुण्य और दूसरा होता है स्त्रोतों की विकृति। तो स्त्रोतो वैगुण्य जो रहता है वहां पर केवल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे रसव स्त्रोतस में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रक्तव स्त्रोतस में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो जहां ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से संग हो जाता है, वहां पर स्त्रोतो वैगुण्यता आ जाती है, मतलब वह फिर जो भाव पदार्थ आगे जाना चाहिए वह वहां न जाके फिर दूसरे साइड में जाने लगते हैं, या फिर वहां एक्यूमुलेट होकर कोई व्याधि करने लगते हैं। तो ये होता है स्त्रोतो वैगुण्य। यत्र संग क्षय वैगुण्यात् व्याधि तत्रोपजायते, या तो वो वहां पे रुक जाएंगे, ख वैगुण्यता मिल जाएगी और वहां पर व्याधि हो जाएगा। जैसे कि कुष्ठ व्याधि है, कुष्ठ व्याधि में कोई स्थान पर, विशेष स्थान पे ख वैगुण्यता मिल जाती है, वो वहां जाके भाव पदार्थ जाके अटक जाते हैं, चिपक जाते हैं, त्वचा रक्त मांसपेशियों की दुष्टि होती है और कुष्ठ व्याधि होती है। वात रक्त में ऐसा हेतु का सेवन किया जाता है तो पैर की उंगलियों में ख वैगुण्यता आ जाती है, और वहां पर जो वायु और रक्त इसका आवरण होने लगता है, और वहां पे ख वैगुण्यता के कारण वातरक्त गंभीर और उत्तान इस तरह का संप्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर स्त्रोतो वैगुण्यता, यत्र संग क्षय वैगुण्यात् व्याधि तत्रोपजायते, जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, सर्कुलेशन बंद हो जाता है, वहां पर स्त्रोतो वैगुण्यता की स्थिति आ जाती है। दूसरा है स्त्रोतो विकृति। तो स्त्रोतो विकृति के लिए चरक विमान स्थान में 5वां में 32 नंबर का श्लोक विस्तार से बताया। स्त्रोतो विकृति एक व्यापक शब्द है, मतलब वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी आ रहा है, विमार्गमन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो ऐसे बताते हैं अति प्रवृत्ति संगोवा, अति प्रवृत्ति बहुत ज्यादा सिक्रीशन होना, बहुत ज्यादा अति प्रवर्तन होना, यह भी स्त्रोतो विकृति का है। पहला वाला था वो प्राइमरी स्टेज में था, सेकंड वाला जो है वो सेकेंडरी स्टेज में है। तो उसमें सेकेंडरी स्टेज में अति प्रवृत्ति संगोवा, संग मतलब वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होने लगा है या अति प्रवृत्ति होने लगा है। जैसे कि अपना ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हाइपर सिक्रीशन होने लगता है तो बहुत सारी व्याधि होती है। जैसे हाइपर थायरॉइडिज्म जब होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा हाइपर सिक्रीशन होने लगता है। ऐसे ही एंड्रोजन का ज्यादा सिक्रीशन होने लगा तो व्याधि होने लगती है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है तब प्रॉब्लम हो जाती है। एएमए जो होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, उसका भी एक ऑप्टिमल लेवल होता है, वह अगर ज्यादा होने लगा तो उसमें हाइपर एक्टिव ओवरीज हो जाती है, वो मैक्सिमम 5 तक ही होना चाहिए। मतलब अति प्रवृत्ति, ज्यादा हार्मोन। अब ये आचार्य जो थे उन लोगों को मालूम था कि हार्मोन का थ्योरी कलयुग में आएगा, तो उन्होंने इस पे विस्तार से नहीं बोला, उन्होंने मेन बता दिया रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस, मासव, मेदोव। लेकिन हार्मोन्स का भी जो सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है उस जमाने में हो सकता है कि उसको कुछ और नाम दिया गया होगा, कि ईस्ट्रोजन को कुछ और संस्कृत में नाम बोला जाता होगा, प्रोजेस्टेरोन को कुछ और बोला जाता होगा। आज हमारे पास सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं है,
हम लोग रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसको ही बेसिक मानते हैं और इसी का चिकित्सा करते हैं। लेकिन उस समय में एंड्रोजन, फिर जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, फिर उसके बाद में एसिटिकोलिन है, ऐसे अलग अलग हार्मोन्स का भी उन लोगों ने कुछ और संस्कृत में नाम दिया होगा। वो ग्रंथ हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं। बस ये मुझे ये बताना था कि अति प्रवृत्ति मतलब हाइपर सिक्रीशन ऑफ एनी एंडोक्राइनल हॉर्मोन्स, इसको स्त्रोतो विकृति के उसमें मानना चाहिए। संगोवा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, वहां से सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि थायराइड का हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है, वहां स्त्रोतस में संग की ये हो जाता है, मतलब संग हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए वहां पे सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा होता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आ जाते हैं। इसी तरह से कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा हो जाता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर वेरिकोसील जैसे कंडीशन है या फिर आम उत्पत्ति है, तो वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाता है बहुत ज्यादा, या एएमएच वैल्यू भी कम होती है। कभी कभी ऐसी माताएं बहनें आती है हमारे पास जिनका ना एएमएच वैल्यू 28 एज में ही मेंसेस बंद हो गया और उनका साइकिल बंद हो गया और एएमएच वैल्यू 0.1 हो गया, तो ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो अति प्रवृत्ति संगोवा, संग मतलब वहां संग की संप्राप्ति होती है, तो यह भी हो सकता है स्रोत दृष्टि। और सिराणाम ग्रंथियों अपिचा, सिराणाम ग्रंथियों, सिराओं में ग्रंथि क्लॉट फॉर्मेशन होना, जैसे कि ये होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये मैं स्थूल रूप से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि वहां पर जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है, डीप वेन, डीप जो सैफनियस वेन होता है उसमें क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से जुगलर वेन का भी थ्रोम्बोसिस हो जाता है, पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाता है, अलग अलग जगहों पे थ्रोम्बोसिस हमें देखने को होता है, इसलिए खून पतला करने के लिए इकोस्प्रिन, वारफेरिन जैसी दवाइयां दी जाती है। और अगर वो हार्ट में ब्लॉकेज हो गया कोरोनरी आर्टरीज में तो हार्ट अटैक आ जाएगा। या फिर ब्रेन में भी होता है, इस्चमिक चेंजेस आने लगते हैं, कहीं कहीं क्लॉट फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये क्या है, सिराणाम ग्रंथियों अपीचा, यह भी एक संप्राप्ति है स्त्रोतो विकृति का, मतलब ये भी एक संप्राप्ति घटक है। उसी तरह से विमार गमनम चापी, विमार गमन होना, जैसे कि फाइब्रोसिस का कंडीशन होता है, लंग्स में फाइब्रोसिस हुआ है तो अपना स्थान छोड़ के कहीं और जाना, जैसे कि मुझे आयुष दर्पण पे आना है, मुझे आयुष दर्पण पे पढ़ाने के लिए आना है, और मैं यह, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम है क्लिनिक संभालना, और मुझे ये है, और मैं जाके डांस बार में डांस करने लगूं, तो ये मेरा बीमार गमन हो जाएगा। अपना स्थान छोड़ के जो नॉर्मल चीज नहीं है वह कहीं और चले जाना। मुझे यहां से दिल्ली जाना है, पुणे से दिल्ली जाना है, और मैं चला गया बांग्लादेश चला गया या मैं पाकिस्तान चला गया, तो वो बीमार गमन, अपना स्थान छोड़ के कहीं और जाना। इसी तरह से जैसे फैटी लीवर रहता है, मेद धातु जो रहता है, विकृत मेद, वह रक्त व स्रोतस के मूल स्थान के ऊपर जाके कवर कर देता है, पूरा एक्यूमुलेट हो जाता है, फैटी लीवर ऐसा कंडीशन आ जाता है। इसी तरह से फाइब्रोसिस होना, सिस्ट फॉर्मेशन होना, फाइब्रॉइड होना, ये जो अलग अलग कंडीशन रहते हैं, कैल्सिफिकेशन होना, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होना, यह अस्थि धातु का विमार्गमन हो जाता है। इसी तरह से मज्जा धातु का भी विमार्गमन होता है, रस धातु का भी विमार्गमन होता है, रक्त धातु का भी विमार्गमन होता है, यह भी स्त्रोत विकृति में आएगा। और हम लोग अभी काय चिकित्सा पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग इस पे सुबह जो माधव निदान का क्लास होता है वह भी हम लोग देखेंगे, हेतु संप्राप्ति। और हम ये अभी काय चिकित्सा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हर व्याधि, मॉडर्न की भी व्याधि लेंगे, और हम लोग केवल यही नहीं कि अपने काय चिकित्सा में जितना सिलेबस में दिया है उतना ही, हम लोग मॉडर्न की भी व्याधि लेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। मैं अभी हैरिसन की बुक के साथ और ये अपने ग्रंथ, इसको कॉम्बिनेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि इसको हम, जैसे बड़े बड़े डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसन डिजीज है, एल्जाइमर्स डिजीज है, ये भले एक साल चले, लेकिन मैं अच्छे से बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सा ये संप्राप्ति का कौन सा चीज यहाँ पे हुआ है, अति प्रवृत्ति हो रही है क्या, संग हो रहा है क्या, सिरायम ग्रंथोपी यह हो रहा है क्या, विमार्गमन हो रहा है क्या, ये सारे जो अवस्थाएं हैं उस हिसाब में ही सारा चीज कवर हो जाता है। तो यही चीज मैं फिर से बताता हूं, अति प्रवृत्ति संगो वा सिराणाम ग्रंथोपीचा विमार्गमनम चापी स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम, यह जो बताया है ये एकदम परफेक्टली हर व्याधि अवस्था में यह दिखने लगता है। इसी तरह से अब ये स्त्रोत विकृति क्यों हो रहा है, इस पर चरक विमानस्थान 5वां चैप्टर में 31 नंबर का श्लोक है, वह बता रहे हैं कि क्यों होता है। मतलब ऐसे बता रहे हैं कि आहारश्च विहारश्च, आहार अगर गलत तरह से लिया जा रहा है, विहारश्च रात्रि जागरण करना, अति मैथुन करना, अति चक्रमण करना,
बहुत ज्यादा चिंता करना, ये जो विहारात्मक, दिवा स्वप्न करना, दिनचर्या का पालन नहीं करना। आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया है क्या कि जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ने आते हैं, सभी लोगों का सुबह सुबह पेट साफ हो जाता है, मल प्रवृत्ति अच्छे से हो जाती है, वायु जो है वह निकलने लगता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है, उनका स्मरण शक्ति अच्छा हो जाता है, और फिर पूरा दिन अच्छा जाता है, फ्रेश जाता है। जो लोग लेट उठते हैं और सुबह नहीं उठते हैं, उन लोग का आपने देखा होगा मल प्रवृत्ति नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर बाद में भगंदर होगा, पाइल्स होगा, फिस्टुला होगा, पेट की बीमारी होगा, गैस का प्रॉब्लम होगा, बीपी का प्रॉब्लम होगा। जो लोग लेट उठते हैं, सूर्योदय के बाद लेटे उठते हैं, तो उनका ने सारी विकृति होती है। तो विहारात्मक उनमें हेतु सेवन होता है। तो आहारश्च विहारश्च सात दोष गुण ही समाह, मतलब दोषों को विकृत करने वाले वैसे जो उनका सेवन किया जाता है। धातु भी विगुणश्चापी, धातु भी विगुण हो जाते हैं, मतलब रक्त की दुष्टि हो जाती है, फिर मांस की हो जाती है। अब आप खुद कल्पना करें, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, अगर मल साफ नहीं हुआ सुबह सुबह, रोज का रोज पेट साफ नहीं हो रहा है, तो वो जो टॉक्सिन है, मल है, वह क्या करेगा, वो ब्लड में मिक्स होगा, और ब्लड में मिक्स होने के बाद में वह मल और रक्त ये सारा पूरा शरीर में सर्कुलेट होगा। तो स्किन प्रॉब्लम नहीं होगा क्या, मेंसेस का प्रॉब्लम नहीं होगा क्या, फिर उसके बाद में जीभ में ये छाले नहीं पड़ेंगे क्या। जिसका पेट नहीं साफ होगा वो दूषित रक्त तो जाके कहीं ना कहीं व्याधि करेगा ही, और जिसका रोज का रोज मल निकल जा रहा है और फिर भूख लग रही है, तो उसका पूरा सिस्टम अच्छा रहेगा। तो इसलिए धातु भी विगुणश्चापी, धातु विगुण हो जाते हैं, मतलब वह दूषित हो जाते हैं। स्त्रोतसाम सप्रदूषक, फिर वह स्त्रोतसों को दुष्ट करते हैं, जैसे रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस, मांसव स्त्रोतस, मेदव स्त्रोतस, अस्थिव, मज्जाव, शुक्रव, ये स्त्रोतसों को दुष्ट करते हैं। तो इसलिए आहार और विहार, आहार का तो महत्व है ही कि हमें कैसा आहार का सेवन करना चाहिए, अग्नि को ध्यान में रखते हुए, भूख लगे तभी खाना करना चाहिए, ये तो है ही। उतना ही विहार का भी महत्व है। अगर विहार का हमने सेवन नहीं किया, विहार का मतलब यह है कि दिनचर्या अच्छे होनी चाहिए, रात्रिचर्या अच्छी होनी चाहिए, ऋतुचर्या अच्छी होनी चाहिए, फिर संधि काल जो रहता है, मतलब ऋतु संधि काल होता है वह अच्छा होना चाहिए, दिन का संधि काल अच्छा होना चाहिए, फिर उसके बाद में बाल्यावस्था में जो अवस्था, मतलब एज के हिसाब से जो विहार होता है वह अच्छा होना चाहिए। अभी क्या है कि छोटे बच्चे हैं, वो लॉकडाउन पीरियड में 1.5 साल तक घर में बैठे रहे, तो सभी को ओबेसिटी वगैरह हो गया, बुद्धिमांद्यता हो गया, वो उतना एक्टिव नहीं रह पाए। और जब बच्चे बाहर खेलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, बाल्यावस्था में खेलना कूदना तो जरूरी है, और सनलाइट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रोइंग एज रहता है। युवावस्था में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, दिन भर पड़े हैं। बहुत सारे मेरे पास लॉकडाउन में पेशेंट है जो आईटी सेक्टर में थे, और दिन भर बैठे रहना है, रात को जागना है, कभी भी सोना है, और दिन में कुछ कुछ पेशेंट तो ऐसे थे कि दिन भर सोते रहते थे, रात भर जागते रहते थे। तो उनका कैसा हुआ, पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनको पैरों में स्वेलिंग आ गया, पूरा यंग लोग हैं, यंग लोग होने के बाद भी पैरों में स्वेलिंग आ गया, गैस का प्रॉब्लम हो गया, पेट बढ़ गया, बीपी का प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया, साइकेट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो गया, मतलब मेंटली इल हो गए, इलनेस आ गया, तो वो साइकेट्रिक दवाएं लेने लगे। ये सब क्यों हो रहा है? इसका केवल ये नहीं है कि मन ही उसका प्रभावित हुआ, शरीर भी हुआ। और अगर मल नहीं निकलेगा, सुबह उठना नहीं है, लेट सोते रहना है, कभी भी खाना है, और वो भी जंक फूड खाना है, उतना कैलोरीज बर्न नहीं हो रहा है, और बहुत फिजिकल एक्टिविटी उतना नहीं है, लेकिन खा रहे हैं उतना ही, दबा के खा रहे हैं, वो पचेगा नहीं, तो फिर हाइपर एसिडिटी, फिर नौशिया, सर दर्द, ये दुनिया भर की बीमारी। ऐसे पेशेंट मेरे पास आए लॉकडाउन पीरियड में। मैं प्रैक्टिशनर हूँ, जो भी बात बताऊंगा मैं पूरा काय चिकित्सा पढ़ाऊंगा तो पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा, केवल थेरोटिकल बता के उनमें चला नहीं जाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। और आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। तो ये जो है ना, आहारश्च विहारश्च सात दोष गुण ही समाह, दोषों को विकृत करने वाले अगर वैसे आहार और विहार का सेवन अगर किया जाएगा, धातु भी विगुण शपि, धातु भी दूषित हो जाते हैं, दोष भी दूषित हो जाते हैं, फिर दोष दूष्य सम्मूर्छना होके और स्त्रोतस विकृत होने के बाद फिर व्याधि उत्पन्न हो जाता है। यह हम लोगों ने पढ़ा है। अब मैं पहला एक स्त्रोतस करके आज मैं रुक जाऊंगा, प्राणव स्त्रोतस। अभी स्त्रोतसों का संख्या कितना है वह सब हम लोगों ने पढ़ा है। मैं अभी मेन चीज जो होता है उस पर मैं आता हूँ। तो प्राणव स्त्रोतस है, उसका दुष्टिकरण क्या बताए, क्षयात संधारणात रोक्षात व्यायामात शुद्धितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यंती स्त्रोतसा अन्यश्च दारुण है। मतलब अगर क्षयात्मक संप्राप्ति है, अगर मतलब अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय से धातुओं का क्षय हो रहा है, अगर खाना टाइम पे नहीं किया जा रहा है, और रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, इसका अगर क्षयात्मक संप्राप्ति हो रहा है, या फिर
प्रतिलोम मतलब अनुलोम गति से या प्रतिलोम गति से, जैसे शुक्र का अतिशय हो रहा है, अति मैथुन हो रहा है, बहुत ज्यादा वैवाय हो रहा है। वैवाय अलग शब्द है, अति मैथुन अलग शब्द है। वैवाय मतलब पुरुष अकेले ही शुक्र निकाल रहा है, अति वैवाय कर रहा है। और अति मैथुन मतलब वो अपने पार्टनर के साथ जब कर रहा है तो अति मैथुन, दोनों में अलग दो शब्द होता है। मैथुन मतलब दो लोगों का संयोग होकर जो मैथुन होता है वह मैथुन है। अति वैवाय का मतलब है कि केवल शुक्र निकाल रहे हैं, कंटिन्यू मास्टरबेट करके हस्त मैथुन करके जो शुक्र निकाल उसको बोलते हैं वैवायत। तो ये ना किसी भी तरह से अनुलोम क्षय या प्रतिलोम क्षय से जब धातुओं का क्षय हो रहा है तो ये हो गया एक कारण प्राणवायु स्रोतस के दृष्टि का हेतु। अभी कोरोना में पेशेंट जो बहुत ज्यादा विकृत हो गए, बहुत ज्यादा उनका ये हुआ, मतलब उनका O2 लेवल, ये जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो गया, सैचुरेशन लेवल कम हो गया, और फिर बहुत तरह की मृत्यु हो गई। तो उसमें क्षयात्मक संप्राप्ति बहुत ज्यादा पाया गया, इस क्योंकि प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि पाई गई कोरोना काल में। जो लोग जल्दी जल्दी रिकवर होकर निकल गए उनका क्षयात्मक संप्राप्ति नहीं था, यह मेन हेतु है क्षयात्मक। तो फिर उसके बाद में है फिर संधारणात्, वेगों का धारण करना, मल मूत्र छींक उल्टी जो 13 वेग हैं, अश्रु वेग है, फिर उल्टी का वेग है, उद्गार का वेग है, फिर जो भी वेग है उसको धारण करना, निद्रा का वेग है, मल मूत्र भूख प्यास, ये सब का वेग जो धारण करते हैं, यह भी प्राणवायु स्रोतस का दुष्टि का कारण है। अगर अपान वायु को रोका है तो वो जाके उल्टा डायरेक्शन में जाएगा और बहुत सारी बीमारी, और वो प्राण, और ऐसा बताया है कि कास और श्वास व्याधियां हो जाती हैं अगर अपान वायु को दूषित कर दिया गया। जो प्रैक्टिकल है वही चीज यहाँ पर बताया गया है। उसी तरह से ये बता रहे हैं कि रुक्ष अन्न का सेवन करना। कल मेरे पास एक पेशेंट आए थे इंटरेक्टिव सेशन में, तो आप लोग जो लोग अटेंड किए थे उन लोगों को मालूम है, वो बोल रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा सूखा धान्य खाता हूँ, और उसके बाद में मैं रात्रि जागरण करता हूँ, टाइम पे खाना नहीं खाता हूँ, और उसके बाद में सिविल इंजीनियर है तो दिन भर उनको साइड पे जाना रहता है, इधर उधर भाग दौड़ रहती है, कभी टाइम पे नहीं खाना, इसलिए उनको पेट में गैस हो रहा था और उसकी वजह से सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तो ये जो ग्रंथों में लिखा है वो 100% सही है, रुक्ष अन्न का सेवन। और आजकल जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से दिमाग में भर दिया है कि घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, स्नेह पदार्थ जाना ही नहीं चाहिए, बालों तक में से स्नेह निकाल दिया उन्होंने। पैराशूट ऑयल जो है ना वो पूरी तरह से डबल रिफाइंड है, एकदम पानी पानी है, वो मतलब पानी जैसा है, स्निग्धता चली ही गई है। अभ्यंग उन्होंने वर्ज कर दिया है, छोटे बच्चों को मालिश नहीं करना, काजल नहीं लगाना, ये एकदम पूरी तरह से बंद कर दिया है। उसी तरह से थोड़ा भी तेल और घी नहीं खाना ज्यादा। ये सबसे क्या होता है कि फिर बॉडी में जैसे जॉइंट्स में श्लेष्मक कफ कम हो रहा है, सैनुअल फ्लूइड कम हो रहा है, उसी तरह से ऑर्गन्स को भी उतना चीज नहीं मिल रहा है, और लंग्स को अगर स्नेहन नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, रुक्षता बढ़ेगी। रुक्षता बढ़ेगी तो प्राणवायु स्रोत तो दुष्ट होना ही है। जो बताया है ग्रंथों में वो सही है। उसी तरह से व्यायामात, बहुत ज्यादा व्यायाम करना। आजकल क्या है कि बॉडी बनाना है, सभी लोगों को बॉडी बनाना है तो शाम को जिम में चले जाते हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा जिम में जाके और वर्कआउट करते हैं, पसीना निकालना है और मसल्स बनाना है, ये क्रेज है। और क्या खाना है तो हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट कैसे रहता है तो वह रुक्षता उत्पन्न करता है। हाई प्रोटीन जो रहता है, प्रोटीन एनर्जी दे रहा है लेकिन स्नेहन भी तो चाहिए। हम लोग अग्नि को देख रहे हैं, व्यायाम करने से अग्नि बढ़ रहा है, लेकिन स्नेह की भी जरूरत है। इसीलिए विमान स्थान में बताया स्निग्धम अश्नियात, स्निग्ध आहार खाना चाहिए, गाय का घी होना ही होना चाहिए। ये आयुर्वेद मानता है। आयुर्वेद का जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग ज्यादा दिन तक जीवित रहते हैं और उनको कोई बीमारी नहीं रहती है। अक्षय खन्ना जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो आयुर्वेद को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और देखिए कितने रफ एंड टफ बॉडी है उनकी, अभी भी वो एकदम यंग लगते हैं। उनको पास से किसी ने देखा होगा तो देखिए अक्षय खन्ना अभी इतने मतलब एज ज्यादा हो गया लेकिन यंग दिखते हैं। और जो लोग नहीं फॉलो करते हैं वो लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, उनका रुक्षता बढ़ जाता है, ज्वाइंट पेन होने लगता है, कमर दर्द होने लगता है, दुनिया भर की बीमारी होती है। तो अति व्यायाम करने के साथ में स्नेह पान नहीं किया जा रहा है तो यह प्राणवायु स्रोत का दुष्टि का कारण होता है। इसी पर आप लोगों को पता है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर थे बॉलर, जिनको रावलपिंडी एक्सप्रेस बोला जाता था, शोएब अख्तर, तो वो क्या करते थे कि बॉलिंग करके आते थे और वो बहुत व्यायाम करते थे। उनका मसल्स देखेंगे तो क्या मसल्स है, और जब भी जाके आते थे 2 बॉल डालेंगे तो उनको सांस फूलने लगता था। फिर एस्थेलिन का पंप लेते थे, क्यों लेते थे, श्वास बीमारी था। श्वास बीमारी होने का क्या कारण है तो अति व्यायाम करना और रुक्ष अन्न का सेवन करना, वेगों का धारण करना, क्योंकि मैच खेल रहे हैं तो 4-4 5-5 घंटा मैच खेलना है उनको, तो फिर उसके बाद में वेगों का धारण हो गई और अंदर ही अंदर धातु सूख रहे हैं, लेकिन घी का सेवन नहीं करना। तो जो ये चीज बता रहे हैं ना, ये व्यायामात शुद्धितस्य च, भूख लगी है लेकिन खाना न खाना, ये जो है ना अनशन, यह भी प्राणवायु स्रोत का दुष्टि का कारण होता है।
प्राणवाहिनी दुष्यंती स्रोतसा अन्य दारुण है। अन्य स्रोतों से के दुष्टि होने के वजह से भी प्राणवाहिनियां जो रहती हैं वह दुष्ट हो जाती हैं। इसी को आप लोग अगर और देखेंगे तो धातु क्षय होना, फिर वेगों का धारण करना, अति रुक्षता होना, शरीर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस होना, व्यायाम करना, अति लंघन करना। लोग क्या करते हैं कि हमें ना लंघन करना है, तो जैसे कोई कोई ऐसे धर्म होते हैं, जैसे जैन धर्म है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये बस बता रहा हूँ कि कुछ कुछ 4-4 महीने वो लोग ना बहुत ज्यादा कठिन तपस्या करते हैं, तो ठीक है उसका फायदा होता है, आत्मा को फायदा होता है, लेकिन शरीर में रुक्षता कितनी होती है, अति लंघन करना। कुछ कुछ जैन मुनि जो रहते हैं ना, अब उनकी दिव्य शक्ति है वो ठीक है, जो लोग दिव्य शक्ति वाले नहीं है, गृहस्थ लोग हैं, अगर वो बहुत ज्यादा लंघन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो अति लंघन से कितना बॉडी में ड्राइनेस आ जाएगा। ये सोचिए, वैक्यूम अगर तैयार हो गया, वायु वहां पे भर गया, तो वहां पर अति लंघन से वो वायु अगर एक्यूमुलेट हो गया है, वह एयर मॉलिक्यूल जाएगा, स्रोतों को सुखाएगा, और उससे फिर बीमारियां हो जाती है, प्राणव स्रोत की बीमारियां हो जाती है। तो मैं बड़े लोगों का नहीं बात कर रहा हूँ, जो जैन मुनि है वो ब्रह्मचारी होते हैं, वो लोग शुक्र को धारण करके रखते हैं। जो लोग गृहस्थ लोग हैं, जो उतना ब्रह्मचारी नहीं है और अति लंघन कर रहे हैं, उनको तो ये प्रॉब्लम होगा ही। उसी तरह से धातु क्षय का जो है शब्द, क्षयात संधारणात, क्षय का मतलब है कि रस का क्षय होना, रक्त का क्षय होना, मांस का क्षय होना, और अति दुष्टि होना, बहुत ज्यादा दुष्टि हो गई, वहां पे नरिशमेंट ना मिलना, यह अपेक्षित है। उसी तरह से रक्त धातु में दोष मिल जाते हैं तो वह रक्त को खराब करते हैं, यह भी दुष्टि इस तरह से भी देखना चाहिए। उसी तरह से रस का क्षय होना, रक्त का क्षय होना, एचबी लेवल कम होना। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि एचबी लेवल 5 है, 6 है, और बहुत सारी स्त्रियां रहती हैं एचबी लेवल बहुत कम है, और उसके वजह से उनको फिर सांस लेने की तकलीफ होती है। और पांडु रोग में एक उपद्रव होता है कि आयसन श्वास, जिनको पांडु रोग होता है, एनीमिक रहते हैं, खून की कमी रहती है, उनको ना सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट लंग्स पे आता है और हृदय पे पड़ता है। थोड़ा भी चलेंगे ना तो धड़ धड़ बढ़ जाती है और फिर उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। यह बताया है शयात शयात संधारणात, ऐसा बताया है, क्योंकि ना शरीर के भाव पदार्थ है, उनका सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, शयात्मक संप्राप्ति होती है, तो ये श्वास, यह लक्षण जरूर ही उत्पन्न हो जाता है। श्वसन वेग बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी जो रिदम है वो विकृत हो जाता है। तो और फुफ्फुसों के फुफ्फुस अवयव जो है, लंग्स, उनका ना बहुत ज्यादा विकृति होने लगता है। फिर वेग धारण है, तो जृंभा वेग धारण करना, यॉर्निंग बहुत आ रहा है लेकिन हमें वेग को धारण करना पड़ रहा है, छर्दी का वेग धारण कर रहे हैं, मल मूत्र का वेग धारण कर रहे हैं, अपान वायु का वेग धारण कर रहे हैं, ढकार का वेग धारण कर रहे हैं, फिर उसके बाद में अश्रु वेग धारण कर रहे हैं। यह हम लोगों ने पढ़ा है कि वेगों का धारण करने से वायु प्रकुपित हो जाता है और व्याधि उत्पन्न कर देता है। तब जब वायु को हमने रोका है, कहीं पर भी जो वायु निकलना चाहता है और उसको रोका है, सुबह सुबह जो लोग उठते हैं वो लोग जब मल मूत्र का त्याग करते हैं तो आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारा हवा निकलता है मतलब अपान वायु निकलता है ना, तो वो पूरा विकृत रहता है, कटु अवस्था पाक से विकृत वायु जो रहता है वो निकलना जरूरी है। अगर वो नहीं निकलेगा तो सारा वो शरीर में सर्कुलेट होगा विकृत वायु, और उसके वजह से बहुत सारी हार्ट की बीमारियां होती है, उदावट होता है, आदमान होता है, और इसीलिए ना सुबह उठना बहुत जरूरी रहता है। उसी तरह से और भी मैं बता रहा हूँ, अति व्यायाम, अति व्यायाम यह भी शरीर को नुकसान करता है। जितना धातु का क्षय होगा, शरीर को बहुत ज्यादा हम तकलीफ दे के कर रहे हैं, इतना भी तकलीफ दे के अति व्यायाम नहीं करना चाहिए, वायु रुक्षता उत्पन्न हो जाता है, और उसके वजह से इंद्रियां जो रहती हैं, कर्मेंद्रियां, वह विकृत होने लगती हैं। और आप लोगों को पता है कि जो सेरेब्रल एट्रोफी, सेरेबेलम एट्रोफी के पेशेंट होते हैं, ब्रेन सूखने लगता है, तो वह लोग मानसिक बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और जैसे जैसे 60 एज होने लगता है, आगे बढ़ने लगते हैं, तो ब्रेन जो रहता है वहां पे मज्जाशय होने की वजह से, और मज्जा में स्नेह हमेशा रहना चाहिए, अगर मज्जाशय होगा तो बहुत ज्यादा ब्रेन सूखने लगता है और फिर उनका चलने फिरने में इम्बैलेंस होने लगता है। यह क्षयात्मक संप्राप्ति की हो रही है, क्योंकि अति व्यायाम, अति साहस, ये जब किया जा रहा है मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, तो ये सारी विकृति आने लगती है। मैं आप लोगों को जो भी बता रहा हूं ना, अगर आप लोगों को कुछ उस पर डाउट आ रहा है या और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूं कि सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताऊं और शॉर्ट में बताऊं, बहुत ज्यादा बोर नहीं करना है, आप लोगों को समझ आ जाए वो सारा कॉन्सेप्ट। उसी तरह से बता रहे हैं कि काम शोक भयाद वायु, काम करना, बहुत ज्यादा काम इच्छा कंटिन्यू रखना, शोक में रहना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना, डिप्रेशन में रहना, स्ट्रेस में रहना। जो लोग ज्यादा महत्वाकांक्षी रहते हैं ना कि हमें यहां तक जाना है, हमें वहां तक जाना है,
उनको बस वही काम रहता है कि हमें बहुत ज्यादा एम्बिशियस रहते हैं वो लोग, और वह चीज नहीं मिलता तो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, उनको समाधान नहीं मिलता, बेचैनी रहती है, रात रात को नींद नहीं आती है और दिन रात वही सपने देखते हैं। एम्बिशन इतना ज्यादा रहता है, हाईली एम्बिशियस लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो काम अशोक भयत, भय में रहते हैं, एंग्जाइटी में कि आज तो कोरोना गया, उसके बाद में कल ये हो जाएगा, फिर परसों ये हो जाएगा, फिर मेरे मम्मी पापा की डेथ हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। जो भय में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, वह लोग ना बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप होने से और मन उनका, फिर वो क्रिएटिविटी कम हो जाती है। इसलिए ना हम समय समाधान कारक रहना चाहिए। जो भी अवस्था है ना, हमें कोशिश तो करना है लाइफ में, लेकिन बहुत ज्यादा घबराहट में नहीं रहना है। उसी तरह से ऐसा बता रहे हैं कि श्वास व्याधि जब हो जाती है तो, और बता रहे हैं कि रज निकलना, मतलब मिट्टी का एलर्जी होना, डस्ट निकलना, डस्ट में बहुत सारा काम करना। मैं जहाँ रहता हूँ पुणे के चंदन नगर में रहता हूँ, इसके आगे ही वाघोली नाम का एक जगह है। वहां पर ना ये जो आजकल क्या है कि पूरे भारत में नदियों का जो रेत है वह निकालने पे बंदी है, बालू निकालने पे बंदी डाला है कि उससे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, और नदियां जो रहती हैं वो, जबकि ये मेरे हिसाब से तो नदी साफ होता है जितना हम रेत निकालते हैं, नहीं तो फिर नदियां अगर पूरा रेत रेत भर जाएगा तो बाढ़ आ जाता है, बाढ़ का पानी सब जगह होता है। लेकिन जो भी है वो पॉलिसी गवर्नमेंट का है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा। तो रेत खनन पे बहुत ज्यादा बंदी डाल दी है। तो आजकल पत्थर को पीस के जो क्रश सैंड बनता है, तो वो उसी के फैक्ट्रीज है बहुत ज्यादा। मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर वाघोली नाम का जगह है, वहां पर जो लोगों ने ये लिया, मतलब फ्लैट लिया, वो सारे पेशेंट को जो धूल और ये होता है ना, एलर्जी है उनको, उनको सर्दी खांसी जुकाम और प्राणवायु स्रोत के सारे तकलीफ उनको उत्पन्न हो गए। और वहीं पर ही कचरा जलाने का भी डंपिंग साइट है, कचरा जलाया जाता है और दिन रात धुआं उड़ता रहता है, कितना भी वो खिड़की दरवाजे बंद करे लेकिन वो होता है। तो सांस की बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसी तरह से आप लोग अभी देखेंगे कि दिल्ली में एनसीआर में क्या होगा कि पराली लोग जलाते हैं तो पूरा गैस चेंबर बन जाता है। दिवाली आते आते बोलते हैं कि पटाखे मत जलाओ, ये मत जलाओ, लेकिन पराली जलाने से पूरा जो ये रहता है ऑक्सीजन लेवल वो कितना कम हो जाता है, पॉल्यूटेंट्स इतने बढ़ जाते हैं। तो यह भी प्राणवायु स्रोत की दृष्टि का कारण है। इसी तरह से पोलन ग्रेन्स उड़ना, जब फ्लावरिंग होता है तो उसके पहले पोलन ग्रेन्स उड़ता है, धुआं पर घात होना, धूल मिट्टी लगना, किसी किसी को इतनी एलर्जी होती है कि अगरबत्ती भी जलाना तो उससे भी सर्दी खांसी होने लगती है, मतलब इतना वो सेंसिटिव बॉडी रहती है ये। या फिर अलग अलग तरह के एलर्जेंस रहते हैं, अलग अलग प्लांट के रहते हैं, अलग अलग कॉस्मेटिक्स के रहते हैं, कुछ कुछ परफ्यूम लगाए तो भी एलर्जी होती है, सर्दी जुकाम हो गया, सर दर्द होने लगता है, कुछ कुछ केमिकल सहन नहीं होता है। ये सारा जब इसका अति सेवन किया जा रहा है और असात में है बॉडी के लिए, तो इससे प्राणवायु स्रोत की दुष्टि हो जाती है। इसके बाद में दुष्टि लक्षण बहुत बढ़िया बताए, चरक विमान स्तर में ऐसा बताया कि अति सृष्टम अति बद्धम कुपितम अल्पा अल्पम अभिष्णम व सशब्द शूलमशंतम दृष्टवा प्राणवाहिनी से स्त्रोतांसी प्रदुष्टानिति इति विद्यात्। मतलब इससे क्या होता है कि जब प्राणवायु स्रोत की दुष्टि हो जाती है, अवरोधात्मक संप्राप्ति हो जा रही है, अवरोध हो जा रहा है, श्वास लेना छोड़ना यह प्राकृतिक अवस्था में नहीं हो रहा है। अब आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है कि हम लोग श्वास लेते हैं नासिका से लेते हैं, फिर उसके बाद में वो ट्रकिया में जाता है, फिर उसके बाद में लैरिंग्स में जाता है, फिर ब्रोंकियोल्स में जाता है, एल्वेलाइज में जाता है, और वहां पर O2 लेवल, O2 और CO2 इसका एक्सचेंज होता है। आप लोग सारा चीज एनाटॉमिकली फिजियोलॉजी में सब पढ़ा हुआ है। अब ये चीज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से अति सृष्टम, मतलब बहुत ज्यादा रुकावट युक्त, ऐसे अतिबद्धम इस तरह से आने लगता है, श्वास की गति बढ़ जाती है और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा ही सांस लिया जाता है, छोड़ा जाता है। इसलिए बाबा रामदेव जी हैं, इतने अच्छे हैं, वो हमें सिखाते हैं कि प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, बहुत सारे वो प्राणायाम, कुंभक रेचक, ये सब करिए। क्यों बताया गया है कि श्वास लेना बहुत जरूरी है, जितना ऑक्सीजन जाएगा अंदर बॉडी में उतना जीवन बढ़ेगा, उतना हमारा रक्त धातु अच्छा हुआ, रक्त की शुद्धि होगी। अगर वो आधा आधा सांस लिया जा रहा है या फिर श्वास गति कम हो रहा है और श्वास की प्रति मिनट गति बढ़ रही है, ये सारा प्राणवायु स्रोत की दुष्टि की वजह से, अवरोधात्मक संप्राप्ति की वजह से होता है। इसी तरह से श्वास रुक रुक के, रुकावट मतलब बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रुक रुक के श्वास लिया जा रहा है। उसी तरह से श्वास और उच्छ्वास, मतलब ब्रीदिंग जो है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, उसमें जो प्राकृतिक कालानुबंध है वह अगर विकृत हो रहा है तो इसकी वजह से सशूल श्वास, मतलब बहुत ज्यादा
पेनफुल सांस लेने में, ब्रीदिंग होने में प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने कोरोना के पेशेंट देखा होगा आईसीयू में, या सुना होगा कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि प्राणवायु स्रोत पे कोरोना वायरस का ज्यादा अटैक हुआ। उसी तरह से सशब्द श्वास, मतलब आवाज करके, आप लोग ना अगर ऑस्कल्ट करेंगे स्टेथोस्कोप से तो एक होता है रोंकाई, जिस तरह से कबूतर बोलते हैं उस तरह से रोंकाई आवाज आती है, या फिर क्रिपिटेशंस आते हैं, मतलब दरवाजे जैसे खोल रहे हैं वैसे टर टर आवाज आती है, या फिर अलग अलग व्हीजिंग साउंड आने लगता है। कंजेशन बहुत ज्यादा रहता है लंग्स में कफ की वजह से, क्योंकि कफ का स्थान उर स्थान बताया। तो यहाँ पर अगर कंजेशन है कफ की वजह से, अब कफ क्यों ज्यादा प्रोडक्शन होता है? क्योंकि कफ प्रोटेक्ट करता है। अगर कफ नहीं रहेगा तो छिल जाएगा, कट जाएगा, खून आने लगेगा। कफ का प्रोडक्शन ज्यादा होता है क्योंकि प्राणवायु स्रोत दुष्ट हो जाता है। तो ये सारा जो रहता है ना, ये बहुत ही एकदम सार्थक है कि अति सृष्टमति बद्धम कुपिता अल्पा अल्पम भीषणम व सशब्द शूल मुशुषंतम दृष्टवा प्राणवाहिन्यस्य स्रोतांसी प्रदुष्टानिति विद्या। इसके बाद में और क्या क्या होता है? तो हिक्का होता है, हिचकी की बीमारी होती है, श्वास की बीमारी हो जाती है, और ऐसे ही प्रत्यात्म लक्षण दिखने लगते हैं। और हिक्का और श्वास, इसका आमाशय समुद्भव, आमाशय से ही उत्पन्न होता है। जहां क्लेदक कफ रहता है वही क्लेदक कफ जो है वह जाके बीमार गमन करके बहुत ज्यादा विकृत रूप में प्राणवायु स्रोतों में जाके जमा होता है, और वहां जमा होकर स्तैमता आ जाती है, लीनता आ जाती है। और श्वास व्याधि के लिए बताया है कि वेगों का धारण करना, अपान वायु जो है वह उदान वायु के कार्य को विकृत करता है, प्राण वायु के कार्य को विकृत करता है। उनका डायरेक्शन जो है, प्राण का कार्य कैसे है? ऊपर से नीचे, और उदान का कैसा है कि नीचे से ऊपर। इसको वो इम्बैलेंस करता है। एक जगह की वायु को रोका तो दूसरी जगह वो इम्बैलेंस करेगा। तो ये हिक्का और श्वास ये व्याधि हो जाती है। तो इसमें चिकित्सा क्या बताया कि क्योंकि हम काय चिकित्सा पढ़ रहे हैं तो हम एक एक स्रोत का चिकित्सा भी देखेंगे। तो ऐसा बता रहे हैं चरक विमान स्थान में कि प्राणवाहनम दुष्टानम श्वास की क्रिया, श्वास रोग की जो चिकित्सा है वही चिकित्सा यहाँ पर करना चाहिए। और अति प्रवृत्ति अगर है तो वहां पे वमन देना चाहिए। अगर कास है तो हमें स्नेहन स्वेदन करके वमन कराना है, और फिर अनुलोमन करने वाला मतलब पेट साफ करने वाला अनुलोमन करने वाला दवाई देना है, या विरेचन की जरूरत है तो विरेचन कराना है, और अभ्यंतर घृत पान कराना है। जैसे अगर श्वास कास की व्याधि है तो हम लोग शमन चिकित्सा अगर करना चाहते हैं तो पिपल्यादि घृत है, कंटकारी घृत है, या फिर अवलेह में तांबुल्य हमें, कंटकारी अवलेह है, भारंग्यादि अवलेह है, बृहत्यादि अवलेह है, सौभाग्य शुंठी पाक है। जो भी तिक्त कटु कषाय रसात्मक द्रव्य रहते हैं जो वायु का शमन नहीं कफ का शमन करते हैं, और वहां पर कफ को विलयित करते हैं, कफ का विलयित करने में कफ को पिघला देते हैं। तो वैसे 64 प्रहरी पिपली देते हैं, या फिर पिपली रसायन करते हैं। तांबुल्य हम ब्रोंकोडायलेटर होता है, कनकासव देते हैं, सीतोपलादि चूर्ण, तालिसादि चूर्ण, कर्पूरादि चूर्ण, एलादि बट्टी, लवंगादि बट्टी, ये सारी जो दवाइयां दी, चंद्रामृत रस, जो भी है श्वास कुठार रस, ये जो दवाइयां दी जाती है वो सब कफ के और प्राणवायु स्रोत को बल देने वाली दवाइयां दी जाती है। और यह चिकित्सा करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसलिए पिपली, भल्लातक, कस्तूरी, आमलकी, ये सब का हम लोग प्रयोग करते हैं तो प्राणवायु स्रोत की चिकित्सा में सफलता प्राप्त होती है। जैसे अवस्था रहती है उस पर हम आगे जाएंगे, और कि रसवायु स्रोत में कौन कौन सी व्याधि होती है, प्राणवायु स्रोत में कौन कौन सी व्याधि होती है, स्रोत के हिसाब से एक एक व्याधि भी हम लोग कवर करेंगे। मैं अभी का मेरा 40 मिनट का लेक्चर हो गया, अभी मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, और आप लोग ना जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि ना ये चर्चा होना चाहिए। चरक संहिता में बताया है कि अगर अच्छा वैद्य बनना है तो बहुत श्रुतम और बहुत ज्यादा डिस्कशन होने वाला, ऐसा होगा तभी हम लोग आगे और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्राणवायु स्रोत के बारे में मैंने बता दिया। ये सब चीज आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ाई है, लेकिन वही रिपीट रिवीजन हो गया। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रूपल अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर उषा मैम नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर माधव सुधा शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। माधव सुधा शर्मा, आपने कृष्ण भगवान का नाम पहले लिखा है, माधव सुधा शर्मा। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट, ये थोड़ा ये हैंग हो रहा है, मैं एक मिनट, ये क्या है ना कि जब लेक्चर खत्म होता है ना तो फेसबुक लाइव के बाद जो कमेंट बॉक्स है ना उसको स्क्रॉल करते टाइम ये थोड़ा हैंग होता है। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजधवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। कृपया प्रश्न पूछिए या फिर अपना सक्सेस स्टोरीज बताइए।
डॉक्टर अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन सूर्यवंशी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनंत पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उमेश जगताप जी नमस्ते प्रणाम आपको। ये डॉक्टर ठाकुर जी बोले हैं कि सर प्रणाम सर, मुझे आपकी लेक्चर बहुत अच्छा लगा। सभी वात व्याधि में रामबाण था, तांडवारी लौ और श्यामादि कषाय की मात्रा अनुपान सभी कंपवात में देना उचित होगा। हाँ, आपका बात सही है। तांडव वातारी लौ और श्यामादि कषाय जो है यह कहाँ बताया, तो भेषज रत्नावली में तांडव वातारी जो ये है रोगाधिकार उसमें बताया है। आप लोग या कंप वातारी लो, इसका अगर प्रयोग करते हैं ना 100% फायदा होता है। अगर मार्केट में तो मिलता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, अगर नहीं मिल रहा है तो खुद भी लाके आप लोग बना दीजिए। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते प्रणाम आपको। कल का लेक्चर बता दिया जाएगा। आप आने वाला कल पूछ रहे हैं कि गया हुआ कल पूछ रहे हैं, वो मुझे नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, कल का लेक्चर के बारे में बोल रहे हैं कि सभी वात व्याधि। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी प्रणाम आपको। डॉक्टर दिवांशु अग्रहरी जी बोल रहे हैं श्यामक कषाय का रेफरेंस भेषज रत्नावली देखिए, उसमें श्यामादि कषाय बताए। कंपवात जो रोगाधिकार है या तांडववात रोगाधिकार, उसमें वो श्यामादि कषाय बताए। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दर्शन कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चौरसिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उमा रानी महान काली जी प्रणाम आपको। देखिए, उमा रानी मैडम का नाम ही कितना पवित्र नाम है, वो नाम लेते ही पार्वती माता का याद आ जाता है। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरुण यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवहरी अग्रहरी जी बोल रहे हैं कि एलर्जी कंडीशन को दूषी विष या गर्भ विष के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। 100% कर सकते हैं। तो गर्भ विष की चिकित्सा करना पड़ता है, दूषी विष की चिकित्सा करना पड़ता है, वमन देना पड़ता है, शरीर की शुद्धि करना पड़ता है, और फिर वहां पे रसायन देना पड़ता है। अश्वगंधा लेहम या फिर ब्रह्म रसायन, च्यवन प्राशाव लेहम, ये देना पड़ता है क्योंकि वो लंग्स के पैरेनकमल लेयर्स को ताकत देता है रसायन। जब हम अब्रक भस्म देना पड़ता है। हम लोग आगे तो करने वाले हैं। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं कि हाइपर एसिडिटी विद वॉमिटिंग के साथ ब्रेथलेसनेस हो तो कैसे विचार करें, ट्रीटमेंट कैसे दें। अब ये जो भी है ना, हाइपर एसिडिटी है, अम्ल पित्त जन्य ये हो रहा है, छर्दी हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आमाशय जो है वो क्लेदक का भी स्थान है, पाचक पित्त का भी स्थान है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाचक पित्त भी विकृत हो रहा है, क्लेदक भी विकृत हो रहा है, और आमाशय में अग्नि भी विकृत हो रहा है, और उसकी वजह से ब्रीथलेसनेस भी हो रहा है। तो सबसे अच्छा चिकित्सा बताया है कि श्वासेतु यकृति, मतलब यकृत पे कार्य करना चाहिए। तो आप हाइपर एसिडिटी की भी चिकित्सा करिए, वॉमिटिंग की भी चिकित्सा। आरोग्यवर्धिनी वट्टी जो है वह श्वासेतु यकृति, श्वास व्याधि है, और ये सारा चीज हाइपर एसिडिटी, वॉमिटिंग, ब्रीथलेसनेस, ये सारा आरोग्यवर्धिनी ठीक कर सकता है, वह दे दीजिए। और आरोग्यवर्धिनी के साथ में आप ये दे दीजिए, सुरशेखर रस दे दीजिए, क्योंकि सुरशेखर रस जो है ना, उसका अगर फलश्रुति देखेंगे तो उसमें पित्त, अम्ल पित्त जन्य जो श्वास है उसमें वो बहुत अच्छा काम करता है। पंचकासे पंच श्वासे ऐसा लिखा हुआ है सुरशेखर रस के फलश्रुति में, गुणधर्म में लिखा है। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में स्वर्ण सुरशेखर या सादा सुरशेखर या लघु सुरशेखर बहुत अच्छा काम करेगा, वॉमिटिंग को भी ठीक कर देगा। और भी कुछ देना है तो मयूर पच्छा मिशी दीजिए, त्रिफला मिशी दीजिए, प्रवाल पंचामृत दीजिए, शंख भस्म दीजिए, तो हाइपर एसिडिटी भी ठीक करेगा। ब्रीथलेसनेस, क्योंकि क्षार जो होता है ना वो आदो क्लेदेती पश्चात विशोषयति, जो हम शंख भस्म वगैरह करते हैं तो वो श्वास में भी फायदा करता है, कफ को विलेत कर देता है और श्वास लेने में अच्छा फायदा होता है। तो शंख भस्म, कपर्दिक भस्म ये देंगे, हाइपर एसिडिटी, वॉमिटिंग, ब्रीथलेसनेस में बहुत अच्छा फायदा होता है। हमें ना अभी काय चिकित्सा जब हम पढ़ेंगे तो मैंने अभी तक 1 साल क्या पढ़ाया, मैंने योग पढ़ाया, मैंने चरक पढ़ाया, लेकिन हमें अप्लाइड आयुर्वेद यह भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अभी हम जो काय चिकित्सा का अभी सीरीज ले रहे हैं पूरा 1 साल 7 से 8 इवनिंग में, इस टाइम पे हम हर व्याधि और हर मेडिसिन, नंबर ऑफ मेडिसिन एक व्याधि में, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर मयूर जैन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मयूर जैन जी, सर आपसे मिलने आए, हम हॉस्पिटल के पास है, एक्साइटेड टू मीट यू सुन। अच्छा, आप मेरे से मिलने आए हैं, तो अभी तो मैं लेक्चर में हूँ, थैंक यू। डॉक्टर मनीषा जी बोले कंपवात में कंपवातारी कंटिन्यू 3 मंथ्स देना है क्या। हाँ, आपका कंडीशन है उस हिसाब से आप डिसाइड करिए।
जो रसकल्प होता है वो 42 डेज देते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, फिर 42 डेज देते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, फिर 42 डेज देते हैं, फिर ब्रेक करते हैं। रसकल्प को इस तरह से देने से फायदा होता है, उसको कंटिन्यू नहीं देना चाहिए। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रविंदर यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मयूर जैन जी नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर सोनाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग ना मुझे कुछ कुछ और बताइए कि मुझे और किस तरह से बताना पढ़ाना है। डॉक्टर पूजा जी बोल रहे हैं कि शीरबला तेल का उपयोग कौन से व्याधियों में दे सकते हैं। शीरबला तेल तो हर व्याधि में दे सकते हैं, जहां पर भी वात व्याधि है, 80 प्रकार के वात व्याधि हैं, हर व्याधि में शीरबला तेल का आप नस्य के रूप में करिए, और उसके बाद में आप बस्ती के रूप में करिए, उत्तर बस्ती के रूप में करिए, अभ्यंग के रूप में करिए, शिरोधारा के रूप में करिए। हर व्याधि में शीरबला तेल जो है वह बहुत अच्छा फायदा करता है, और मैं तो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। आप भी अगर करेंगे और आप रिजल्ट बताइए। इनफर्टिलिटी में भी करते हैं, ज्वाइंट पेन में करते हैं, वजाइनल प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स, हर व्याधि में जो भी वायु के विकार है सभी में हम लोग करते हैं। डॉक्टर रविंदर यादव जी थैंक यू। आप बोल रहे हैं कि आपके लेक्चर से हम सबको बहुत कॉन्फिडेंस आया है। आप मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, इतना सैद्धांतिक बात बताऊंगा जो आप लोगों को समझ ही नहीं आए। माइग्रेन ट्रीटमेंट, आप अभी इंटरेक्टिव सेशन में आइए रविंदर यादव जी। माइग्रेन जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से क्या होता है वह देखना बहुत जरूरी है। दोष दूष्य समूर्छना क्या है, आप इंटरेक्टिव सेशन में आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। अभी क्योंकि मेरा लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, मुझे थोड़ा ब्रेक भी चाहिए, मेरे पेशेंट भी आए हैं। मैं आप लोगों को अपना नंबर देता हूँ। आप लोग कोई किसी को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरे 2 नंबर है। और इंटरेक्टिव सेशन जो है वो सभी लोगों के लिए फ्री होता है। तो इंटरेक्टिव सेशन का मैं पासवर्ड आईडी दे देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए इंटरेक्टिव सेशन का मैं पासवर्ड आईडी दे रहा हूँ, आप लोग सभी लोग आइए और गूगल फॉर्म भरिए, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे बहुत सारे नोट्स वगैरह देने वाला हूँ। गूगल फॉर्म भरेंगे तो आप लोग नहीं चाहते क्या कि आप लोग के पास भी बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिले बड़े बड़े वैद्य लोगों के, मैं सभी वो देने वाला हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। डॉक्टर पूजा जी बोले पक्षवत के पेशेंट में शीरबला तेल का नस्य दिया, बराबर है, 100% बराबर है। डॉक्टर देवहरीश जी बोल रहे हैं कि श्वासो यकृति हिक्काचा, यह अंतर विद्रदि में उल्लेखित है। आपने जो बोला वो ठीक है, लेकिन मैंने जो बताया ना श्वासो यकृति, आपने जो बताया कि यकृत पे कार्य करना है वह ठीक है, आपका बात सही है। लेकिन श्वास व्याधि अगर है तो यकृत पे कार्य किया तो तुरंत ही फायदा होता है। हिक्का अगर है तो उसमें भी यकृत पे कार्य किया तो फायदा होता है। यही चीज को आपने बहुत अच्छे से सूत्र में बता दिया, अंतर विद्रधि के रूप में बताया, मैंने उसको श्वास व्याधि के रूप में बताया, और यह प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है इसलिए मैंने उसको बताया। ये बोल रहे हैं यहाँ कैसे प्रयोग हो सकता है, कृपया बताइए। अब देखिए हिचकी की बीमारी भी है, यमला हिक्का है, व्यपेता हिक्का है, उसमें हम यकृत पे कार्य करते हैं तो वह अपने आप ही पाचक पित्त को अच्छा करता है। पित्त अच्छा हुआ, अग्नि अच्छा हुआ तो वायु को वो ठीक कर देता है। यहाँ पर क्योंकि पित्त स्थान है समुद्भव, ऐसा संप्राप्ति बताया है। श्वास व्याधि है उसमें भी हमने पित्त को अगर अच्छा किया, यकृत से पाचक पित्त को बैलेंस कर दिया तो वो वायु को ठीक कर देता है। तो इसीलिए यकृत अच्छा किया। अब क्या है, यकृत जो है, आप लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि एक ब्रेक का रहता है, एक ये रहता है क्लच रहता है, और एक एक्सीलरेटर रहता है। एक्सीलरेटर जो है उससे गाड़ी आगे जाती है, और ब्रेक से ब्रेक लगता है, और क्लच रहता है उससे हम गियर चेंज करते हैं। तो यकृत जो है ना वो हमारा एक्सीलरेटर है। जितना भी कार्य अगर शरीर में अच्छा करना है तो यकृत पे कार्य किया, यकृत मतलब वह पित्त का सिक्रीशन अच्छा करेगा, पित्त का सिक्रीशन बैलेंस हो गया, पचन क्रिया अच्छा हो गया तो वायु भी अच्छा हो जाएगा। अगर क्योंकि वो पचन क्रिया अच्छा होगा तो मल अच्छे से निकलेगा, वायु निकलेगा अच्छे से, ढका रहेगी, सारे वेग अच्छे हो जाएंगे शरीर में, जो प्राकृत जो धारणे अधारणे वेग हैं वो अच्छे से निकलने लगेंगे। इसलिए एक्सीलरेटर को अच्छा किया तो गाड़ी अच्छे से चलती है, फास्ट चलती है, रिदम में चलती है। अगर हमने यकृत पे कार्य नहीं किया तो श्वास और हिक्का को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिंपल मैं ऐसे सूत्र बताऊंगा आपको, श्वासो यकृति हिक्का चा, ऐसे सिंपल बताऊंगा तो आप लोगों को चिकित्सा करने में बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते। आप डॉक्टर देवहरी जी बोल रहे हैं, ये मैंने बता दिया ना, विद्रधि की चिकित्सा तो करना ही है यकृत के लिए, यकृत विद्रधि की चिकित्सा तो करना ही है, वो सब करना है। लेकिन मैंने जो इसको सिंप्लीफाई करके बताया प्रैक्टिकल, उसका उपयोग करिए। डॉक्टर विनीता चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग ना अभी क्या करिए कि 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, चाय पानी नाश्ता करके आइए, और हम लोग 8 बजे मिलते हैं इंटरेक्टिव सेशन में। जूम का मैंने पासवर्ड आईडी दे दिया है, आप आइए और वहां हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रणाम।